धर्मेंद्र एक असली नायक और एक जिंदा दिल इंसान। समय की सुइयां कभी रुकती नहीं है और सितारे कभी बुझते नहीं, वे बस आसमान का हिस्सा बन जाते हैं। आज हमारे बीच वो आवाज नहीं रही जो बसंती को पुकारती थी, वो हाथ नहीं रहे जो फौलाद को मोड़ देते थे, लेकिन पंजाब की मिट्टी और मुंबई की हवा आज भी एक ही नाम जप रही है, धर्म सिंह देओल उर्फ धर्मेंद्र। तमाम हिंदुस्तानी जिन्हें ही मैन के रूप में जानते थे, एक ऐसा नायक जिसने पर्दे पर आग भी लगाई और अपनी आंखों से ओस की बूंदें भी गिराई। ये सफर शुरू हुआ था पंजाब के सहानेवाल गांव की तंग गलियों से। एक नौजवान जो रेल की पटरियों पर खड़ा होकर सिर्फ एक ही सपना देखता था, सिनेमा का हीरो बनने का, और मंजिल थी बॉम्बे। जेब में कुछ चंद रुपए और आंखों में हजारों ख्वाब। बात करते हैं उन शुरुआती दिनों की जब भूख लगती थी तो धर्मजी अक्सर पानी पीकर सो जाते थे ताकि सपनों को जिंदा रख सके। वो टैलेंट हंट का सफर और बिमल रॉय की नजरों में वो सादगी, यही तो थी एक लेजेंड की पहली दस्तक। हीरो को क्या हुआ है? दादा ये तो बिल्कुल जबरदस्त हो गया है। छोटी, ये क्या देख रहा है आसमान में? चांद को। अच्छा, इसे भी कोई रॉकेट भेजना है क्या? नहीं दादा, बल्कि इसका उल्टा हो गया। वो कैसे? चांद उतर के हीरो के पास आया था। क्या बकता है? ठीक कहता हूँ दादा, एक चांद बस से उतर के हीरो के पास आया और हीरो का दिल लेके गोल हो गया। पुलिस वाले हमारी जमानत कब मानते हैं दादा? जामन के पास कम से कम 20 रुपए महीने घर के किराए की रसीद चाहिए। और फिर पंचू दादा रात के 12 बजे किसका दरवाजा खटखटाता था जमानत के लिए? कमाल है। पंचू दादा, मैं तो शुक्रिया अदा तो कर रहा हूँ। रेल से बेचारी खड़ी आपका इंतजार कर रही थी, यही थैंक यू बोल देते उसको। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है पंचू दादा, हमने प्रेमा जी से भाभी का रिश्ता जोड़ लिया है। चिरू बेटे, जाओ जाओ। तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? कोई धंधे वाली औरत से भी शादी करता है? पंचू दादा, जैसे हवलदार ने हमें फुटपाथ पे रहने के लिए पैदा नहीं किया, ऐसे प्रेमा भी धंधे वाली बनकर पैदा नहीं हुई। मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती। तुम चाहते हो मैं ऐसी औरत से शादी कर लूं जिससे मुझे नफरत है? प्रेमा से नफरत करने के बजाय अपने आप से नफरत कीजिए। आप ज्वारी हैं, आपका जमीर तक बिक चुका है। आपका दोष नहीं, हमारा समाज ही ऐसा है। यहाँ मर्द के लिए सब कुछ है, औरत कुछ नहीं कर सकती। बहुत से साल हो गए, अनगिनत, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था, और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आँखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी, और मैं समझता था कि ये शख्स होगा जो आगे चल के, जिसकी फितरत सादा हो, वो आदमी ट्रेजेडीज बहुत अच्छी कर सकता है। मैंने कहा ये तुमसे आगे बाजी ले जाएगा। तो मुझसे धर्म कहते थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गलत शहर में हूँ कि सही जगह पे हूँ, मैं आगे जाऊँ कहाँ के पीछे जाऊँ। मैंने कहा मुड़ के देखो मत, मुड़ के देखो, वक्त तुम्हारे साथ है। और इत्तेफाक की बात है, पता नहीं धर्म को याद हो कि न हो, चांद उस रोज़ पूरे 14वीं का चांद था और बड़ी अच्छी खुनकी थी, और मेरे दिल से भी दुआ निकली। एक बात की मुझे खुशी ये महसूस होती है, जिसने के धर्म को इस ज़मीन से बांधे रखा, इतनी शोहरत, इतने नाम, और उस शोहरत और नाम के साथ जिन आमद व रफ्त का ताल्लुक़ होता है, उस सब बातों के बावजूद he is still firmly, his feet are planted on this earth. That is because he is a man who belongs to a family. अक्सर खूबसूरत चेहरों को एक्टिंग की तराजू पर कम तोला जाता है। धर्मेंद्र के साथ भी यही हुआ। जब वो आए तो लोगों ने कहा कि इतना सुंदर लड़का, ये तो सिर्फ रोमांस करेगा। शुरुआती दौर में
में ऋषिकेश मुखर्जी और बिमल रॉय जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने जो काम किया वो आज भी एक्टिंग की पाठशाला है। 1963 की फिल्म बंदनी और फिर अनुपमा, यहाँ उन्होंने दिखाया कि उनकी आंखों में कितनी गहराई है। बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए, सिर्फ अपनी खामोशी से उन्होंने दर्द बयां किया। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ था सत्यकाम। सरकारी ऑफिसर पहले इंसान है, फिर कुछ और। मैं इंसान हूँ। भगवान की इस दुनिया में जहां अन्याय होगा मैं आवाज उठाऊंगा। फिर वही बात। अरे भाई, मजदूरों को अगर उनसे कोई शिकायत है तो आसानी से वो अदालत जा सकते हैं। सर, आप जिन्होंने दफ्तर में सत्यमेव जयते लगा रखा है, घर में बच्चों को सच बोलने का सबक देते हैं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, रोज कमाता रोज खाता रुपया 2 रुपए कमाने वाला मजदूर अदालत में जा सकता है? अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है? इन लखपति सेठों के मुकाबले में महीनों बरसों केस लड़ सकता है? कहिए, अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी अदालतें कितनी ही निष्पक्ष, कितनी ही इम्पार्शियल क्यों ना हो, गरीबों की पहुंच से बाहर है। ये उनका पहला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय से एक संजीदा गंभीर अभिनेता का सफर। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो काबिल भी है। ऋषिकेश मुखर्जी के इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे आदर्शवादी इंसान का किरदार निभाया जो मरते दम तक झूठ से समझौता नहीं करता। आज भी एक्ट्रेस ट्रेनिंग के दौरान सत्यकाम के उन दृश्यों को देखते हैं जहां धर्मजी ने रूह को छू लेने वाली अदाकारी दिखाई थी। आज भी धर्मजी के निभाए हुए वो सब किरदार अभिनय की पाठशाला के मील के पत्थर हैं। सत्यकाम ऋषिदा खुद कहते थे कि मेरी बेस्ट फिल्म सत्यकाम है। अगर वो उस फिल्म को कोई देखे, आज भी देखे, तो अंदाज़ा हो जाएगा वो फिल्म कितनी अच्छी थी और वो किरदार मुझे कितना सूट किया गया। कहाँ फूल और पत्थर का शाका और कहाँ एक सत्यप्रिय सच बोलने वाला इंसान। वाइफ कहती है दोस्त से कि इनको समझाइए कि जेवर बनाने के लिए सोने में भी खोट डालनी पड़ती है, और ये इंसान तो एकदम से ऐसा सच्चा बोलने वाला इंसान था। अब आया वो दौर जब उन्होंने खुद रोमांटिक और भावुक हीरो की इस धारणा को बदला और इस धारणा को तोड़ने का फैसला किया। तब बड़े पर्दे पर आया फूल और पत्थर, मीना कुमारी के साथ आई 1966 की ये फिल्म, जिसने भारतीय सिनेमा को मस्कुलर हीरो की एक नई परिभाषा दी। धर्मजी की शर्ट क्या उतरी, पूरे देश के युवाओं ने सेहत बनाने का रास्ता पकड़ लिया। अब वो सिर्फ खामोश प्रेमी नहीं, वो अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज बने। पर्दे पर गूंजा एक नया नाम, ही मैन। फिर आया 70 का वो दशक, जिस दशक में दर्शकों ने धर्मजी को खुलकर पाया। चाहे वो सुपरहिट सीता और गीता हो या रामानंद सागर की सुपर डुपर हिट फिल्में आंखें, धर्मजी बड़े पर्दे पे छा रहे। अगला दीवाना बनके तो कभी चुपके चुपके में प्यारे मोहन बनके। एक भारी भरकम एक्शन स्टार का खुद का मजाक उड़ाना और ऐसी टाइमिंग दिखाना, ये कला सिर्फ उनके पास थी। धर्मजी बहुत सहजता के साथ अपने किरदार निभाते थे। याद रहे, ये वही दौर था जिस दौर में भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदल रही थी। भारतीय सिनेमा को अपना एंग्री यंग मैन मिलने वाला था, पर धर्मजी बड़े पर्दे पर अपनी पूरी चमक बिखेर रहे थे। चाहे वो मेरा गांव मेरा देश हो या यादों की बारात।
किताब लिखी जाए तो उसका सबसे सुनहरा पन्ना होगा शोले। वीरू की ये टंकी वाली नौटंकी या गब्बर के सामने वो ललकार। धर्मेंद्र ने साबित किया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन है। अमित जी के साथ उनकी दोस्ती सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी, वो एक अटूट रिश्ता बन गया था। जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया। मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसे लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई। कहते हैं कि एक्शन हीरो वही होता है जो सिर्फ हड्डियां न तोड़े बल्कि लोगों को हंसना भी सिखाए, और धर्मपाजी ने यह साबित कर दिया। याद कीजिए वो मंदिर वाला सीन जहां वीरू भगवान बनकर बसंती को शादी के लिए मना रहा था, या फिर वो मौसी जी के साथ लंबी बातचीत। शोले में जहां एक तरफ गोलियां चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर वीरू का रोमांस और उनकी कॉमेडी ताजी हवा के वीरू के किरदार को जिस सहजता से जिया वैसा शायद ही कोई और कर पाता। चलिए एक बार फिर से उन सुनहरी यादों को ताजा करते हैं। दोस्ती की जब भी मिसाल दी जाएगी जय वीरू का नाम सबसे पहले आएगा, लेकिन उस दोस्ती को पर्दे पर इतना सच्चा बनाने के पीछे धर्मेंद्र जी का वो बड़ा दिल था। जब फिल्म के क्लाइमैक्स में जय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो वीरू की आंखों में जो दर्द था वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एहसास था एक सच्चे दोस्त का। आज हम उस दोस्ती और उस महान कलाकार को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि यार के लिए जिया कैसे जाता है और यार के लिए लड़ा कैसे। कहूंगी कि शोले की उस तपती हुई रामगढ़ की मिट्टी पर बहुत से किरदार आए और गए, लेकिन वीरू का किरदार आज भी हमारी यादों में ताजा है। धर्मेंद्र जी ने इस भूमिका में अपनी आत्मा डाल दी थी, चाहे वो उनका बेपरवाह बचपन हो, उनका बेमिसाल रोमांस, या फिर गब्बर के सामने वो फौलादी गुस्सा। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में धर्म जी वापस अपनी जड़ों की ओर लौट गए। मुंबई की चकाचौंध को छोड़कर उन्हें सुकून मिला लोनावला की मिट्टी में। वो अक्सर कहते थे, मैं मिट्टी का बेटा हूं, वहीं जाऊंगा। धर्म जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत अमर है। वो उस हंसी में जिंदा है जो हमें गुदगुदाती है, वो उस गुस्से में जिंदा है जो जुल्म के खिलाफ उठता है। सितारे मरते नहीं, वो बस दूर चले जाते हैं ताकि हम उन्हें देख सके और याद कर सके। आज गब्बर भी खामोश है और जय की आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि उनका वीरू अब अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ गया है। शुक्रिया पाजी, हमें प्यार करना सिखाने के लिए। शुक्रिया हमें ये बताने के लिए कि एक असली नायक वही है जो अंत तक अपनी सादगी न खोए। आप हमेशा हमारे यमला पगला दीवाना रहेंगे।